अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सेल्स। सेल्स का मुख्य काम क्या होता है? एक्चुअली मेन काम होता है पैसा कमाना। हाँ, सेल्स का मेन काम पैसा कमाना है। मार्केटिंग का मेन काम लीड जनरेट करना है। देवी जी, मार्केटिंग का मेन काम लीड जनरेशन है और सेल्स का मेन काम रेवेन्यू जनरेशन है। ठीक है, कौन समझाएगा? कोई समझा पाएगा कैसे? जब एक लीड जनरेट होके आती है तो सबसे पहले आपका मतलब एक सेल्स पर्सन का क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट रहता है, आपको सेल्स पर्सन को क्या करना है। कस्टमर ने आपके पास अप्लाई किया या एक लीड जनरेट होकर आपके पास आई, एक सेल्स पर्सन को एक लीड मिली कि ये कस्टमर की एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है या लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके सबसे पहला काम क्या करना है? बेसिक इंफॉर्मेशन को समझना कि उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए पिच, उसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। मान लो किसी कस्टमर की होम लोन की रिक्वायरमेंट, तो अब आपने राइट प्रोडक्ट की पिच देनी है उसको, होम लोन की ही पिच देनी है। अब होम लोन में भी उसकी रिक्वायरमेंट रीसेल से रिलेटेड है कि उसने नई प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदनी है, या उसने नई प्रॉपर्टी डायरेक्ट अलॉटमेंट में खरीदनी है, या उसने नई प्रॉपर्टी जो है रेनोवेशन मतलब प्रॉपर्टी का रेनोवेशन करना है, या उसने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करके मकान बनाना है। तो ये 4 तरह की चीजें होगी होम लोन की, 4 विंग्स हो गए होम लोन के। अब वो कह रहा है जी होम लोन चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। अब उसने बोला जी मुझे मकान बनाना है प्लॉट पे, इसलिए मुझे लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए। वो एनआरपी में आता है, नॉन रेजिडेंशियल परचेज। ठीक है, हाँ लैप होता है बेसिकली, बिजनेस पर्पज से हो गया ना, कमर्शियल। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की पिच। अब वो मकान बनाने के लिए पैसा मांग रहा है और आप उसको रीसेल ट्रांजैक्शन समझा रहे हो। राइट पिच, ठीक है, सही प्रोडक्ट की जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो आपने यहां गैदर करी इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई पार्टी की, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने प्रोडक्ट को पिच करना है। या थोड़ी देर पहले मैं आपको एक समझा रहा था कि आपने एक पार्टी की रिक्वायरमेंट है, मान लो छोटी टर्नओवर के साथ 30, 40, 50 लाख की टर्नओवर है साल की, और उसके साथ वो आपसे कहता है जी हमें आप अनसिक्योर्ड 5 करोड़ वाली लिमिट में लोन दिला दो, जो हम लोग। तो आपने उसका पॉइंट अंडरस्टैंड किया कि उसकी रिक्वायरमेंट है, देन उसके बाद उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने समझा कि उस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट या जिस एड को देके कस्टमर ने हमें लीड जनरेट मतलब आई है, हमारे पास लीड आई है, जिस एड को देख के कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में फिट नहीं बैठता है।
तो उस प्रोडक्ट में फिट नहीं बैठता है तो दूसरा क्या प्रोडक्ट उनको ऑफर किया जा सकता है एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या आप जिस एड को देख के उसने अप्लाई किया है उस एड में अगर मान लो उस प्रोडक्ट में कस्टमर फिट नहीं बैठता, दूसरा कोई प्रोडक्ट ऑफर किया जा सकता है, उसको पिच किया जा सकता है? नहीं जी, आप जो है वो 5 करोड़ वाली कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, आप 5 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी में आ जाओ, वहां हम आपको ये फैसिलिटी दिला देते हैं। ठीक है ना? एक चीज, पहली चीज तो कस्टमर जो चीज मांग रहा है आपको एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे उसको समझाना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन केस जो रिक्वायरमेंट है उसकी, वो जिस प्रोडक्ट में पैसा चाहता है उस प्रोडक्ट में उसकी एलिजिबिलिटी नहीं फिट बैठती है और किसी और प्रोडक्ट में फिट बैठती है, तो उस प्रोडक्ट को, दूसरे प्रोडक्ट को उसको समझाना है, लेकिन कंपैरिजन करके समझाना है। कि पहला पॉइंट तो ये कि जी जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आप मांग रहे हो, जैसे आप, मैंने उसने बोला जी कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए, और आप उसको बोले जी घर खरीदने के लिए रजिस्ट्री कितनी करवाओगे जी? मुझे कंस्ट्रक्शन करना है मैडम। आप बोल रहे रजिस्ट्री कितने की होगी? वो तो ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो करते रहना, लेकिन रजिस्ट्री कितने की होगी? होम लोन में तो रजिस्ट्री होती है जी। ऐसा नहीं है, कंस्ट्रक्शन में तो पेमेंट उनको जाती है ना जहाँ से सामान। हाँ, तो अब वो कंस्ट्रक्शन का सिस्टम जो है, ये कंस्ट्रक्शन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से आपने उसको पिच करना, नंबर 1। नंबर 2, इन केस कोई ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर मांग रहा है जो प्रोडक्ट में उसकी एलिजिबिलिटी फिट नहीं बैठती है, ठीक है, लाइक अगर कंस्ट्रक्शन लोन की बात करी जाए तो आइडल सिचुएशन में कंस्ट्रक्शन लोन उन मकानों या उन प्रॉपर्टीज पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए दिया जाता है जहां प्रॉपरली बिल्डिंग का नक्शा पास करवाया जाता है। क्लियर? कई ऐसी स्थितियां हैं जहां उसने घर बनाना, जैसे अभी हमने एक लोन किया, राजीव वाला लोन किया, तो राजीव ने घर बनाने के लिए लोन लिया, ठीक है, लेकिन उसको घर बनाना बिहार में कहीं, अपने गांव में घर बनाना है, ठीक है। अब वो बिहार में गांव में जहां घर बनाना है उसके कागज नहीं है जी, वो तो पुश्तैनी जमीन है, तो उस पर तो लोन दिया नहीं जा सकता। उसने फिर ऑफर किया दिल्ली का मकान। अब दिल्ली के मकान, जो बना हुआ मकान है, उस पर क्या कंस्ट्रक्शन लोन देवे? तो हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट में उसको लोन दे दिया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे दिया, और वो पैसा मिल गया, अब उसका इस्तेमाल वो वहां कर लेगा। कहीं भी नहीं, जब कस्टमर आता है तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ आता है। लैब का तो यूज आपने बताया ना कि कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बट पर्टिकुलर पर्पज होना चाहिए। बिना पर्पज के हम लोन नहीं देंगे। वो कोई पार्टी ये बोले जी मैं कहीं भी इस्तेमाल कर दूंगा, मैं प्रॉपर्टी रख रहा हूँ पैसे दे दो, नहीं देगी। जैसे अब आप कह रहे हो ना, अब ऐसे कस्टमर ने बोला कि जी मेरे को तो बिजनेस में भी लगा दूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन भी कर दूं, मैं सोच रहा हूँ कि जी एक इन्वेस्टमेंट के तौर से एक मैं वो ले लूं, प्लॉट भी ले लूं, मल्टीपल। मैं कल को मेरा मन आ रखा है, मैं जो है मर्सिडीज की गाड़ी ले आऊं, या मैं सोच रहा हूँ कि रिलायंस का शेयर बढ़ रहा है वहां पे इन्वेस्ट कर दूं, और हम उसे ऑफर कर रहे हैं बिजनेस लोन, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, और हम उसे मल्टीपर्पज लोन, लैप लोन बेसिकली मल्टीपर्पज लोन होता है कि कहीं भी यूज कर सकता है, बट लोन तभी दिया जाएगा जब कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी। वो तो हम हर केस में देखते हैं कि कहाँ यूज होगा, यूज के बाद ही देते हैं। यस, वरना हम कहाँ देते हैं। पर्टिकुलर यूज के हिसाब से ही लोन दिया जाएगा। हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी समझनी है, और क्या वो उस एलिजिबिलिटी में फिट आता है, अगर नहीं आता है तो उसको दूसरा प्रोडक्ट ब्रीफ भी करना है और समझाना भी है कि आप इस प्रोडक्ट में फिट नहीं आते और एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी इस प्रोडक्ट से फुलफिल होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैं ऑलरेडी इसमें जो अभी समझाया ना मैंने आपको, कि डिफरेंट प्रोडक्ट पिच करके देखो, ठीक है। कोई कस्टमर अगर किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा है या उसको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आपने रिजेक्शंस को हैंडल करना है। कोई कस्टमर कह रहा है नहीं यार मुझे तो ये समझ में नहीं आया, सेल्स का मेन काम है रिजेक्शंस अगर आपकी हो रही है किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विसेज की, अगर कस्टमर रिजेक्ट कर रहा है उसको, तो वो उसको हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर मन
उतार के बैठ जाना, हाय राम आज तो मेरा काम ही नहीं हुआ, ये तो 2 कस्टमर ने मुझे मना कर दिया, अब मैं क्या करूंगा जीवन में, क्या करूंगी जीवन में। हैंडल द रिजेक्शंस। रिजेक्शंस को हैंडल करने का एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट पिच करो जहां पॉसिबली वो फिट हो सकता है। पॉसिबली जिस कस्टमर को कहीं फिट किया जा सकता है तो डिफरेंट प्रोडक्ट पिच करके उसको हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज सिचुएशन ऑन मैटर करेगी। जब आप डिस्कशन कर रहे हो, कस्टमर के साथ बातचीत चल रही है तुम्हारी, तो क्या बात चल रही है, ठीक है, उस बात को किस तरीके से मोल्ड करना, उस कन्वर्सेशन को कहां पे मोल्ड करके कहां लाके फिट करना है, वो आपकी स्किल पे डिपेंड करेगा। और स्किल कहां से आएगी? जब आपको बेसिक ग्राउंड में पता होगा हर चीज के बारे में कि किस प्रोडक्ट की बात करते ही किसी कस्टमर से जब हम बात शुरू करते हैं, हमें 2 बात समझ में आनी चाहिए और हमें प्रोडक्ट समझ में आता है कि इसको यहां नहीं वहां लेके जाना है। कस्टमर जो मर्जी मांगता रहे, उसको एग्जैक्टली उस चीज के लिए कन्विंस करना हमारा काम है कि नहीं, आप यहां जाओगे तो यहां आपकी फाइल रिजेक्ट होगी, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। आप इस तरीके से जाओगे तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपको जो पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। अदरवाइज मल्टीपल जगह लोग आते हैं ना हमारे पास, कितनी 10-10, 12-12, 15-15 बैंकों में एप्लीकेशन डाल देते हैं और लोन एक जगह से नहीं मिलता। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि भाई प्राइस आपको पता होना चाहिए कि भी किस प्राइस पॉइंट पे हम कोई सी सेलिंग मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज देंगे। तो हम अगर किसी से बात कर रहे हैं कि भाई हम आपसे, बैंक तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, प्रोसेसिंग फी चार्ज करेगा और हम भी आपसे कंसल्टेंसी फीस चार्ज करेंगे, तो वो कंसल्टेंसी फीस क्यों चार्ज करेंगे, उसकी जस्टिफिकेशन, एग्जाम्पल दो। सर हमारे पास पिछले महीने ये कस्टमर आया था, उस कस्टमर के साथ ये दिक्कत थी, हमने उसको ऐसे ऐसे काम करवाया, जो हम काम कर चुके हैं उनके एग्जाम्पल्स दो। कन्वर्सेशन में उसको ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी अपनी समझाओ कि हां मैं ये काम करने में सक्षम हूं, आपका काम, लोन का काम करवा के देने की हमारी गारंटी है। अगर आपकी सिबिल ठीक है, आपके फाइनेंशियल ठीक है, तो हम आपको लोन दिला देंगे। ठीक है, कस्टमर को भी नहीं मिलता ना सब कुछ ठीक है, वही गाइडेंस हम उसको देते हैं, वही चीज हमें उसको समझानी है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली और आपके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंगली हम आपको ये चीज ऑफर कर सकते हैं इस फाइनेंशियल। अगर वो कन्विंस हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट पे, चीजों पे, तो फिर उसको प्रॉपर ऑफर दो। ये है जी आपका पॉइंट। अभी हम बड़े केसेस में क्या करेंगे, एक ऑफर लेटर पहले हम लोग इशू करते थे, हम अपनी तरफ से एक ऑफर लेटर इशू करा करेंगे बिफोर एग्जीक्यूटिंग द एग्रीमेंट। वी विल मेक अ रिटन ऑफर कि हम आपको ये चीज ऐसे ऐसे करवा के देंगे। ऑफर एक्सेप्ट करेगी पार्टी, फिर हम अपना कंसल्टेंसी एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। हम पहले बड़े केसेस में करते थे, अभी भी करेंगे। इस बार से, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर से वो कंपलसरी मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ऑफर कस्टमर को देना है, ऑफर एक्सेप्ट होगा तब आगे बढ़ेंगे। अब ऑफर देने के बाद कस्टमर कई पॉइंट्स पे क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा, डिमांड वाली करेगा। ठीक है, तो उन प्रॉपर नेगोशिएशन करनी है, प्रॉपर नेगोशिएशन के साथ डील को क्लोज करना है। द मोमेंट ये सारा प्रोसेस होने के बाद, आपकी नेगोशिएशन के बाद अगर डील क्लोज हो रही है, तो 100% चांसेस हैं कि वो आपकी क्या हो जाएगी, यहां डील क्लोज होते ही रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी।
क्योंकि सारा प्रोसेस आपने प्रॉपरली थोरोली फॉलो किया है, कहीं भी किसी भी पॉइंट को आपने लूज नहीं छोड़ा है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली है, उसको प्रोडक्ट की पिच प्रॉपर तरीके से दी है, उसने अगर कोई किसी पॉइंट पे रिजेक्शंस आया है कस्टमर की तरफ से या आप नहीं कर पा रहे तो आपने अल्टरनेट समझाए हैं, या कस्टमर की रिजेक्शन को हैंडल करते हुए आपने अल्टरनेट समझाए हैं। सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हुए आपने फिर अपना जो भी बेस्ट आप ऑफर कर सकते हैं प्रोडक्ट या सर्विस, वो आपने अपनी सर्विसेज उनको ऑफर की हैं। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद, मतलब ऑफर्स के ऊपर नेगोशिएशन होने के बाद डील क्लोज हो गई है, तो इसके बाद कस्टमर कहीं नहीं जा रहा है, इसके बाद वो आपका कस्टमर है। लोन की एप्लीकेशन बैंक में जाने के बाद 10 फोन आ जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आपका कस्टमर है, किसी के पास नहीं जाने वाला, इट विल रिमेन विद यू, और आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो डिफरेंस समझ में आया ना मार्केटिंग में और सेल्स में। मार्केटिंग का काम सिर्फ लीड जनरेशन तक का होता है, आपकी लीड जनरेट हो गया आगे, अब लीड को बिजनेस में कन्वर्ट करना, डील क्लोज करना, वो सेल्स का काम है। मैडम, और सेल्स का काम ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है कि मार्केटिंग तो मेजरली हम एडवर्टीजमेंट तक ही सीमित रखते हैं। हमारे अगर प्रोफेशन वाले एडवर्टीजमेंट हो गई, उनको ले आए हम खींच के, अब उसके साथ फिजिकल या टेलीफोनिक इंटरेक्शन जो होनी है, बातचीत होनी है, उन बातचीत का मोल्ड किस तरीके से जाना है, कहां पे किस तरीके से घूम फिर के 10 दिन 5 दिन के बाद नेगोशिएशन के बाद वो डील क्लोज हो रही है। ठीक है, कई कस्टमर ये बोलेंगे मैं ये डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, या ये कर ही नहीं पाऊंगा मैं। उनके अल्टरनेट क्या है? वो सारे अल्टरनेट्स आपको जब तक थोरली दिमाग में नहीं होंगे कि यार इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे दिला है, तो ही कस्टमर आपके पास आएगा। अल्टरनेट अवेलेबल करवाना, एश्योरेंस देना कि हां हम आपका काम इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को सिद्ध करना कि देखो हमने ये काम पिछले महीने ऐसे किया था, या 2 महीने पहले वो काम ऐसे किया था, आप जैसा काम था सिर्फ आप जैसे स्थिति में हमने इस तरीके से उनको निपटाया, आपके केस में ये कॉम्प्लिकेशन है, उन कॉम्प्लिकेशन को हमने ऐसे हैंडल किया। एग्जाम्पल्स के तौर पे। बिकॉज आप प्रोडक्ट तो क्या बेच रहे हो, सामान तो बेच नहीं रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विसेज में हम जो उसे एक्चुअली में बताएंगे कि हम ये काम आपके लिए कर सकते हैं, ये काम मैंने ये किया है, देन ओनली हम इस तरीके का काम कर चुके हैं। जनरली कई लोग जो है ना पार्टी का नाम पूछते हैं अच्छा जी आपने किस पार्टी को लोन दिया है? ठीक है, तुरंत सवाल आएगा। जैसे कई लोग जैसे हमारे पास डिफरेंट सिटी से आते हैं, जैसे किसी का पानीपत से आया फोन, करनाल से आया, या पुणे से आया, महाराष्ट्र भोपाल से आया, जी हमारे यहाँ किसी का लोन किया है? हाँ जी किया है। किसका किया है? जी सर हम ये इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखते हैं। सीक्रेट इन द सेंस कॉन्फिडेंशियलिटी का एक क्लॉज होता है हमारे एग्रीमेंट में, उसमें हम किसी की भी कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को रिलीव नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, किसी का नाम हम ये नहीं उजागर कर सकते हमने उसको लोन दिलाया, नहीं बता सकते। नाम नहीं बता सकते, एरिया बता सकते। आगे जैसे दिल्ली में है तो मैं रोड़ी में दिया है, जो आप कहाँ पे ऐसा सेक्टर जो होता है, मतलब मैंने तो वहाँ 12 में भी दिया है, 8 में भी दिया है, तो दैट मींस कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देनी है किसी की भी। कल को ये कॉन्फिडेंशियलिटी का एक क्लॉज होता है कि आप किसी की भी कोई भी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को नहीं दोगे। सिर्फ आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है या आपने किसी को लोन का काम करवाया है तो वो सिर्फ बैंक तक ही सीमित होना चाहिए या पार्टी तक सीमित होना चाहिए।
ढिंडोरा नहीं पीटना। आपने एरिया बता दिया या आप एट बेस्ट जिन कस्टमर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, जिन कस्टमर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि उनका नाम या कोई चीज डिटेल बाहर दी जा सके, हम उनको प्रेजेंट कर सके हमने फला पार्टी का काम किया है, ठीक है, तो उन कस्टमर से आप बेस्ट पार्ट पे क्या लो, टेस्टिमोनियल ले लो। टेस्टिमोनियल हम लोग जो है अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, ठीक है। उसको आप कस्टमर को बता सकते उसको आप कस्टमर को बता सकते हो, देखो हमने फला आदमी का लोन करवाया, देखो हमें ये मिला जी, हमने उनको अच्छी सर्विस दी, उन्होंने हमें टेस्टिमोनियल दिया। हमारे रिव्यूज डलवाओ सोशल मीडिया पे, गूगल पे, अब रिव्यूज डलवाओ पार्टी के कि जी आपको जो सर्विसेज मिली उनके बारे में बताओ, ठीक है। तो वो रिव्यूज जो डलेंगे, फिर जो पार्टी है कहती है जी मुझे बताओ कि हम आपने किसका लोन किया है, सर गो टू आवर वेबसाइट, go to our Facebook page, go to our Google page and read the reviews। एक चीज और भी है, मार्केटिंग का जो पर्सन होता है ना वो सेल्स नहीं करता, लेकिन सेल्स वाला मार्केटिंग करवाएगा। कैसे कैसे वो करने होता है, आपने उससे रिव्यूज दिलवाए, आपने क्या करा, मार्केटिंग कर दिया। एक पार्टी का रिव्यू डलेगा तो 10 लोग उस रिव्यू को पढ़ेंगे कि हाँ यार ये कुछ तो दम है इन लोगों में। अगर किसी का लोन करवाने के बाद लोग जो हैं इनके बारे में लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, नहीं तो मैं हालात बता रहा हूं मार्केट के। अगर मार्केट में एवरेज मान के चलिए, मानते हैं हम लोग कि 10 लोग हैं लोन करवाने वाले, अगर 10 लोग लोन करवाने वाले हैं तो 10 में से 8 लोग, 8 नहीं तो मतलब थोड़े 3 लोग ज्यादा अच्छे लगा लो, 7 लोग ऐसे हैं जिनके साथ डील क्लोज होते होते पार्टी के झगड़े होते हैं। कोई न कोई तरीके से झूठ बोल के लोन करवाते हैं लोग, चाहे ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट, चाहे प्रोसेसिंग चार्जेस, चाहे लोन अमाउंट, चाहे फला धमाक, पता नहीं क्या क्या। लास्ट में जब डील क्लोज हो रही होती है, जब फाइनल लोन हो रहा होता है, तो या तो किसी न किसी पॉइंट पे झगड़ा हो रहा होता है। और हमारा बेस्ट पार्ट क्या है, हम जीरो डिस्प्यूट के साथ काम करते हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं। हमारी रिटन पॉलिसी है जीरो डिस्प्यूट। हर चीज का प्रॉपर एनालिसिस करना, पहले हम खुद कन्विंस होंगे किसी पार्टी को अगर लोन करवाना है, और बेसिक इंफॉर्मेशन में वो डील क्लोज होने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ रहे हैं, तो हम बेसिक एनालिसिस जो बैंक में इनिशियल स्टेज के एनालिसिस हैं वो हम करेंगे, और तभी बैंक में फॉरवर्ड करेंगे, जिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो लोन हो सकता है वहां पे फॉरवर्ड करेंगे। तब हम, जब हम सेटिस्फाइड होंगे उस लोन से, उस एप्लीकेशन से, कि हाँ यार ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन फला बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके हो सकती है, तो जब हम इतना रिसर्च करके फाइल भेजते हैं आगे, तो हमारी रिजेक्शन भी नहीं होगी, रिजेक्शन नहीं होगी, और प्लस हमें जो चाहिए वो हम बैंक को बता सकते हैं, और जो बैंक से कस्टमर को मिल सकता है वो हम कस्टमर को डे 1 पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको यही मिल सकता है जी, इसमें अगर आप रेडी हैं, एग्री हैं, कंफर्म करते हैं डील को, तो हम आगे बढ़े, नहीं तो सर आप किसी और से मांगिए। कस्टमर वुड बी हैप्पी, आप उसको सॉरी बोल, हाँ कस्टमर को अगर पहले मना कर दो ना, ज्यादा बढ़िया है। किसी को लटकाओ नहीं, देखो समय सबका कीमती है, किसी को नहीं लटकाना। स्ट्रेट अवे हमारे पास प्रोडक्ट हैं, चीजें हैं, 10 तरीके से हम काम कर सकते हैं, पहुंच है, चीजें हैं, हर तरीके की, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अच्छा, एनालिसिस करने के बेसिक पैरामीटर सारे हमारे सेट हैं, सिबिल का एक्सेस हमारे पास है, कैलकुलेशन स्कीम्स की सारा कैलकुलेशन जो हमारी होती है, कैम बोलते हैं हम लोग जब बैंकों में बोलते हैं, कैम हमारे पास अवेलेबल है, क्रेडिट मेमोरेंडम, अप्रूवल मेमोरेंडम, CAM, वो हमारे पास ऑलरेडी है। उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन डालिए, जिस भी नेचर का प्रोडक्ट है, हर
नेचर, हर तरीके के प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अलग से कैम अवेलेबल है, क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम। तो क्रेडिट जो एनालिसिस करता है उसका बेसिक एनालिसिस, मतलब हार्डकोर थोरो एनालिसिस तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक एनालिसिस हम अपफ्रंट कर सकते हैं। उस बेसिक एनालिसिस के बेसिस पे हम जब बैंक डिसाइड करते हैं और वहां से हमें ये आइडिया लग जाता है कि हम टेंटेटिव कितना अमाउंट किस पार्टी को दिला पाएंगे या किस पार्टी को कितना अमाउंट मिल सकता है। तो वो डे वन पे हम जिस दिन एप्लीकेशन उठा के बैंक में भेज रहे हैं उससे पहले हमें पता है, सिबिल हमारे पास आ गया, डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, उसका एनालिसिस हो गया, लोन अमाउंट की कैलकुलेशन होगी। उसके बाद तो बेसिक जो बैंक की प्रोसेस है, प्रोसेस ही रहेगा ना, फॉर्मेलिटीज रहेगी बेसिकली। तो पार्टी को बताया कि जी ये आपको कर सकते हैं, बैंक को बताया जी ये क्राइटेरिया है, ये हमने एनालिसिस किया, आप इसको देख के क्लैरिटी दो, अगर ये ठीक बैठता है, टेंटेटिव इसके आसपास फिगर बैठती है तो हम पार्टी को यस बोले। बैंक ने बोला हाँ यार अपनी कैलकुलेशन लगभग ठीक है, इसका 10-5%, 20-15% जो है इधर उधर हो सकता है, उसके बेसिस पे हमने कस्टमर को सेम इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की और आगे हम बढ़ गए। जबकि दूसरे जो लोन करवाने लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, 10 में से 7 लोगों के साथ झगड़े होते हैं। वो झगड़े ही क्यों होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, पेपर दे दो पेपर दे दो पेपर दे दो, आधे अधूरे पेपर भी या पूरे पेपर भी उठाए हैं, पहले इकट्ठे करते हैं, ऐसे इकट्ठे करते हैं और ऐसे पुश कर देते हैं, देखते नहीं उनमें क्या है। एनालिसिस छोड़ो, डॉक्यूमेंट नहीं देखते लोग कि कौन सा कागज आपने पार्टी से उठाना था, नहीं उठाना था, और वो कौन सा कागज बैंक को भेजना था, नहीं भेजना था, एज इट इज कुछ भी उठा के ऐसे उठाते हैं और पुश कर देते हैं, बस दे दो लोन, दे दो लोन, दे दो। लोन देना तो बैंक का काम है ना, जिम्मेवारी तो उसी की है ना। हम लोग फ्रीलांसर नहीं हैं, हम लोग प्रॉपर एजेंसी हैं। हमारे पास प्रॉपर बैंक्स के साथ एग्रीमेंट हो रखे हैं, हमारे स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रखे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी भी है एक तो ये जिम्मेवारी है कि हम अच्छा क्लाइंट उठाएं, कस्टमर को रेफर करें, बैंक को रेफर करें, अच्छे क्लाइंट को रेफर करें बैंक को। दूसरी जिम्मेवारी ये है कि हम अपना समय और कस्टमर का समय बर्बाद ना करें। जो डील हो सकती है उसी डील को आगे परस्यू करें। जैसे हमारा एक पॉलिसी है कि हम सबसे पहले सिबिल मांगते हैं और फाइनेंशियल समझते हैं। 2 क्राइटेरिया हमें सबसे पहले क्लियर करने हैं। सबसे पहला काम सिबिल स्कोरिंग क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है, और दूसरा पॉइंट उसके फाइनेंशियल एनालिसिस, बेसिक फाइनेंशियल एनालिसिस, कितने की आईटीआर बढ़ता है, क्या टर्नओवर है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, किस तरीके से बैंक ट्रांजैक्शन किस तरीके से चल रही है, कुछ बैलेंस रखता नहीं रखता है, बाकी चीजें तो ठीक है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं।